अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हमारा जो टॉपिक है ब्लड फिजियोलॉजी वो कंटिन्यू है और इसके अंदर अब जो हम पढ़ेंगे वो बोन मेरो को पढ़ेंगे। बोन मेरो के अंदर हमारे पास बेसिकली हमारे पास स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने बताया था हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स भी कहते हैं। उन हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के अंदर हमारे पास दो जो टाइप के सेल्स होते हैं वो उन्हें कन्वर्ट होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर और प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स वो होते हैं जिन्हें जो कि हर टाइप के ना हमारे ब्लड की जितनी भी ब्लड के बोलिए हमारी बॉडी की जितने भी सेल्स हैं वो उनमें कन्वर्ट हो सकते हैं। वो हमारे लीवर सेल्स में, वो हमारे मायोकार्डियल में, हमारे न्यूरोनल सेल्स के अंदर, वो हर किस्म के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। उनके नाम से पता चल रहा है ना, टोटीपोटेंट, यानी कि वो हर किस्म के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं और ये भी स्टेम सेल्स से ही ड्राइव हो रहे होते हैं। और दूसरे टाइप के जो हमारे पास सेल्स बनते हैं स्टेम सेल्स से वो होते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स में जो होता है ना हमारे पास बेसिकली एक अलग ही उसमें जा रहा होता है डायरेक्शन में। उन्हें पता होता है कि हाँ हमें जो कन्वर्ट होना है फिर वो हमें मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स में कन्वर्ट होना है। तो यहाँ पे प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स ये और ये सारा का सारा प्रोसेस किसके अंदर होता है, बोन मेरो के अंदर होता है, क्योंकि हम यहाँ पे हेमेटोपोइसिस पढ़ रहे हैं ना, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। तो क्या बोलते हैं, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स बनते हैं और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर हमारे पास दो टाइप के सेल्स हो जाते हैं। एक होते हैं कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, दूसरे होते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स। कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स और माइलॉइड स्टेम सेल्स। कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स के अंदर हमारे पास फिर जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स है ना, दोनों के दोनों ही कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कमिटेड स्टेम सेल्स के अंदर। कमिटेड स्टेम सेल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ये सारे के सारे जितने भी दिख रहे हैं सारे के सारे कमिटेड स्टेम सेल्स हैं। तो जो कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स है ना, बेसिकली इसे देख छोड़ दें, आप ये देखें जो कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स हैं ये हमारे पास कन्वर्ट होंगे पहले प्रो एनके स्टेम सेल्स में, प्रो टी स्टेम सेल्स के अंदर, प्रो बी स्टेम सेल्स के अंदर। यहाँ पे टी सेल्स बन रहे होंगे, ये बी सेल्स के जो मतलब प्रोलिफरेट करेंगे, मतलब आगे जाके बनाएंगे, और ये बनाएंगे एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स बनाएंगे। और यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा है कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स से, सही है। एनके सेल्स, टी स्टेम सेल्स और बी स्टेम सेल्स जो है हमारे पास क्या कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये हमारे पास बन रहे हैं कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स से। यहाँ पर जो एनके सेल्स हैं ये डायरेक्टली बोन मेरो के अंदर फॉर्म होंगे और सर्कुलेशन के अंदर चले जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास टी स्टेम सेल्स हैं इन्हें टी स्टेम सेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पास सबसे पहले सर्कुलेशन से पहले ये जाएंगे थाइमस के अंदर। थाइमस में जाने के बाद इनकी मैचुरेशन होगी और उसके बाद ये हमारे पास सर्कुलेशन के अंदर आएंगे। और यहाँ पर ये जो कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स के अंदर हमारे पास प्रो बी स्टेम सेल्स होते हैं, ये हमारे पास डायरेक्टली सर्कुलेशन के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन है वो हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरीके से थाइमस के अंदर डिफ्रेंशिएशन हो रही है। अब हम पढ़ते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स। तो माइलॉइड स्टेम सेल्स के अंदर भी हमारे पास फर्दर तीन टाइप की क्या होते हैं, कमिटेड स्टेम सेल्स होते हैं। एक हो जाते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग इरिथ्रोसाइट, मेगाकैरियोइड और बेसोफिलॉइड, सही है। इनकी फिर फर्दर जो है वो हो रही होती है ना डिवीजन, जिनके अंदर आ जाते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग इरिथ्रोसाइट्स, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बेसोफिलॉइड। और क्या बोलते हैं, माइलॉइड सिस्टम के अंदर बेसिकली माइलॉइड सिस्टम के अंदर बोन मेरो और ये जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं ये दोनों कंबाइन होते हैं तो हमें माइलॉइड एक सिस्टम बना देते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स। तो माइलॉइड स्टेम सेल्स के जो दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं वो होते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट में भी आगे फर्दर डिफ्रेंशिएट होकर बना लेते हैं ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे बना लेते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट्स। और यहाँ पर जो तीसरा, इसी में से हमारे पास माइलॉइड सिस्टम जो है उससे या माइलॉइड स्टेम सेल्स से हमारे पास बन रहा होता है, वो बन रहा होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इजिनोफिल्स। इजिनोफिल्स ने आगे जाके क्या बनाना होता है, इजिनोब्लास्ट बनाना होता है। इजिनोब्लास्ट या इजिनोफिलोसाइट्स जो होते हैं उन्हें बनाना होता है। यहाँ पर तो बेसिकली कौन कौन से सेल्स हमारे पास किस माइलॉइड स्टेम सेल से ड्राइव हो रहे होते हैं, वो इरिथ्रॉइड होते हैं, मेगाकैरियोइड होते हैं, बेसोफिलॉइड होते हैं, इसके अलावा ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं और इजिनोब्लास्ट होते हैं। ये सारे के सारे सेल्स हमारे पास किससे बन रहे होते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल से बन रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास माइलॉइड स्टेम सेल्स को हम दोबारा एक दफ़ा ओवरव्यू लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर आरबीसी की फॉर्मेशन को डिस्कस करना है, बेसिकली इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक के हिसाब से है। माइलॉइड स्टेम सेल्स के अंदर हमारे पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, इरिथ्रोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट और बेसोफिलोब्लास्ट बनते हैं। अब ये जो इरिथ्रोब्लास्ट होता है इन्होंने हमारे पास किस में कन्वर्ट होना होता है, आरबीसीज में कन्वर्ट होना होता है। मेगाकैरियोब्लास्ट जो होता है ये एक बहुत बड़ा जो है टाइप का सेल बनता है जिसे फिर हमारे पास बोन मेरो के अंदर जो साइनोसॉइड्स होते हैं वो वहाँ से जब रन करके सर्कुलेशन में आ रहा होता है तो वो टूट जाता है और वो टूट कर क्या एक छोटे छोटे सा प्लेटलेट्स की फॉर्म के अंदर आ जाता है। और प्लेटलेट्स जो है वो हमारे पास सर्कुलेशन में आते हैं और प्लेटलेट्स का बेसिकली काम क्या होता है, वो क्लॉटिंग के अंदर ना कहीं हमारे इंजरी वगैरह हुई है तो वहाँ पर आकर वो बेसिकली क्लॉट बना रहे होते हैं।
फिर वहाँ पर बेसिकली कोलेजिन और फाइब्रोब्लास्ट वगैरह आकर भी एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन प्लेटलेट समझे एक तरीके से ईंट का काम कर रहे होते हैं उस सरफेस को वाउंड अप करने में या हील अप करने में। फिर जो तीसरे टाइप के हमारे पास सेल्स होते हैं वो बेसोफिलोब्लास्ट होते हैं और वो बेसोफिल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। बेसोफिल्स जो हैं वो सर्कुलेशन के अंदर एज अ बेसोफिल रन मूव कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ किस्म के हमारे पास बेसोफिल्स जो होते हैं ना वो टिश्यूज़ के अंदर जाकर भी लाइक हमारे पास जो एपिथेलियम है या जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू लाइनिंग है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, वहाँ जाकर ये अपने आप को वहाँ पर जाकर सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ जाकर रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो बेसोफिल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, मास सेल के अंदर। अगर टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट है लाइक कनेक्टिव टिश्यू में या एपिथेलियल लाइनिंग में हमारे पास बेसोफिल्स जाकर वहाँ पर रहने लग गए हैं वहाँ, तो वहाँ पर वो किस फॉर्म में रहेंगे, वो मास सेल की फॉर्म में रहेंगे ना। और ये मास सेल बेसिकली क्या बना रही होती है, इंजरी के वक्त ये हमारे पास पस वगैरह की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कौन, बेसोफिल्स। ओके, अब जो हम पढ़ रहे हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोब्लास्ट और मोनोसाइटोब्लास्ट पढ़ रहे हैं। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोब्लास्ट जो होते हैं ना, ये हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, न्यूट्रोफिल्स बना रहे होते हैं। और न्यूट्रोफिल्स भी हमारे पास, इनका भी इम्यूनिटी के अंदर इस तरीके से रोल है कि ये हमारे पास एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर बेसिकली मेजर क्वांटिटी में या फर्स्ट इम्यून सेल्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं मोनोसाइटोब्लास्ट। मोनोसाइटोब्लास्ट ने हमारे पास जब सर्कुलेशन के अंदर ये आएंगे तो ये हमारे पास क्या बना लेंगे, ये हमारे पास किस फॉर्म में आएंगे, मोनोसाइट्स की फॉर्म में आएंगे। और यही मोनोसाइट्स जो है जब ये हमारे पास टिश्यूज़ के अंदर आएंगे और टिश्यूज़ के अंदर आकर स्टोर होना स्टार्ट कर देंगे या टिश्यूज़ में आकर ये अपने आप को वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देंगे, तो ये मैक्रोफेजेस में बन जाएंगे, मतलब मैक्रोफेजेस की फॉर्म के अंदर ये हमारे पास टिश्यूज़ वगैरह के अंदर सर्वाइव करते हैं या रहते हैं। और जो तीसरे हमारे पास होते हैं वो हमारे पास होते हैं इजिनोफिलोब्लास्ट से ये, और वो होते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इजिनोफिलोब्लास्ट। और इजिनोफिलोब्लास्ट होते हैं ये इजिनोफिल्स की फॉर्म के अंदर हमारे पास सर्कुलेशन में घूम रहे होते हैं। और ये हमारे पास पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है या कोई इस तरह का रिएक्शन होता है तो उसके अंदर एलर्जी वगैरह का भी करवा रहे होते हैं। अब जो हमारे पास जो मैक्रोफेजेस हैं, बेसिकली ये जो प्रो टी सेल्स हैं, हमने बताया कि ये हमारे पास जो है थाइमस के अंदर आएंगे। प्रो स्टीम सेल्स हमारे पास थाइमस में आएंगे, वहाँ पर जाके एक्टिव हो जाएंगे। बेसिकली एक्टिव ये किस तरीके से हो रहे थे, यहाँ पर हमारे पास जो जितने भी टी सेल्स होंगे उन सारे टी सेल्स के ऊपर CD3 रिसेप्टर्स आकर बाइंड कर जाएंगे, तो ये CD3 पॉजिटिव हो जाएंगे। तकरीबन जितने भी हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन ये सारे के सारे जितने भी टी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं उनके अंदर सारों के सारों में CD3 पॉजिटिव होंगे और ये हमारे पास बेसिकली रिसेप्टर्स होते हैं। अब हमारे पास जो टी सेल्स होते हैं ना, इनमें भी फर्दर हमारे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स होते हैं और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं। टी हेल्पर सेल्स होते हैं उनके अंदर CD3 और CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सेल सरफेस पर, और जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं उनके अंदर CD3 और CD8 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सेल सरफेस पर। और जो टी हेल्पर सेल्स हैं बेसिकली ये भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टी हेल्पर सेल्स 2 और टाइप 2 और टाइप 1। टाइप 2 जो होते हैं टी हेल्पर सेल्स के, वो क्या करवा रहे होते हैं, वो बीटा सेल्स से को प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट करवा रहे होते हैं ना। उनका क्या काम होता है, बीटा सेल्स को प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट करवाना। और फिर ये प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ वगैरह बना रहे होते हैं किसी भी इम्यून रिएक्शंस के ख़िलाफ़ वगैरह ना। और जो दूसरे हमारे पास सेल्स हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, टी हेल्पर सेल्स 1। और टी हेल्पर सेल्स 1 का क्या काम होता है, ये हमारे पास मोनोसाइट्स को कन्वर्ट करवा रहे होते हैं एक्टिव मैक्रोफेजेस के अंदर। एक्टिव मैक्रोफेजेस जो है हमारे पास जाइंट सेल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जाइंट सेल्स के बेसिकली ये मकसद होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा सेल होगा और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, कि हम पैथो के अंदर फर्दर डिफाइन करेंगे कि जाइंट सेल्स क्या होते हैं क्या नहीं होता। और ये हमारे पास टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर और इंटरफेरोन वगैरह की प्रेजेंस में ये करवा रहे होते हैं कि मोनोसाइट को एक्टिव करवा रहे होते हैं एक्टिव मैक्रोफेज के अंदर। और दूसरा प्लाज्मा सेल्स को बीटा सेल्स को प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। उसके अंदर कौन से दो फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5। इसके अलावा बेसिकली जो मैंने बताया था कि हमारे पास जो मोनोसाइट्स होते हैं वो टिश्यूज़ के अंदर जाकर अपने आप को मैक्रोफेजेस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किस तरीके से करते हैं कि वो अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन के अंदर जो हमारे पास होते हैं वो एक्टिव मैक्रोफेजेस भी होते हैं, और फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर यानी कि वो सर्वाइव भी वहाँ पर कर रहे होते हैं, वहीं पर रहना स्टार्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक CNS के अंदर अगर वो प्रेजेंट है तो वो माइक्रोग्लिया के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अगर वो लीवर के अंदर प्रेजेंट है कौन, मैक्रोफेजेस, तो वो हमारे पास कफर सेल्स की
सेल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है कि अगर हमारे पास लीवर में या सीएनएस में या लंग्स के अंदर कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है तो फ़ौरन ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस, और ये उस बैक्टीरिया को या पैथोजन को या उस इंजरी को हील आउट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। जो लंग्स के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास होते हैं अल्विलार मैक्रोफेजेस। इसके अलावा स्प्लीन के अंदर और लिम्फ नोड के अंदर जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। इसके अलावा किडनी में होते हैं मेसेंजियल सेल्स, और हमारे पास स्किन के अंदर हमारी जो ओवरऑल स्किन है उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं लैंगरहांस सेल्स। थैंक यू सो मच गाइज़।